सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास, वो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो आपके एएलपी की परीक्षाओं में पूछा जाएगा। चलिए पीछे के सेशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आज समझते हैं सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद कुछ सवालों को हल करेंगे और फिर से आज कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो आपके परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं एलिप्स के बारे में, क्योंकि अभी मैं आपसे जो सवाल लेने वाला हूँ वो शायद इन्हीं सब से बनता हुआ आपको नज़र आएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि एलिप्स वैसे मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, लेकिन दोबारा से समझा देता हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है इस बार थोड़ा अलग है, इसलिए इस तरह से भी आपको इस कॉन्सेप्ट को जान लेना चाहिए। तो इलिप्स का मतलब क्या होता है? देखिए, इलिप्स का मतलब होता है कि ये क्या करता है कि एक पाथ जब भी ट्रेस किया जाता है किसी पॉइंट के द्वारा किसी प्लेन में, और वो पॉइंट जो है मूव करता है किसी प्लेन में इस तरह से कि जो उसका डिस्टेंस होता है 2 फिक्स्ड पॉइंट से और उन दोनों का जो सम होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मान लीजिए कि मैंने ये 2 एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस और वाई लिया। अब इस सेंटर से मैंने 2 फिक्स्ड पॉइंट लिए, एक का नाम दिया F2, दूसरे का नाम दिया मैंने F1, ठीक है? अब मान लेते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर ये P लिया हुआ है, तो यहाँ से दूरी देखेंगे तो ये आपका P हो गया, PF1, और ये आपका क्या हो गया, PF2 हो गया। अब इस पॉइंट को अगर आप घुमाते हैं, तो यही क्या बनेगा आपका, अगर आप इस पॉइंट को घुमाते हैं इस तरह से, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका एलिप्स बनेगा। तो एलिप्स में कहना क्या है, चाहता है ये कि जो आपका PF1 है और जो आपका PF2 है, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वही मैंने आपको परिभाषा बताया, इलिप्स क्या होता है, तो पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट क्या होना चाहिए किसी प्लेन में, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा इलिप्स के केस में। अब आइए समझते हैं कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होता है। आप दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो बड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपका क्या बना, ये आपका बना मेजर एक्सिस। इसको भी आपको याद रखना है। उसी तरह से जब आप इधर से देखेंगे तो ये आपको छोटा दिखेगा, तो इसको क्या कहा गया, तो इसको आपको माइनर एक्सिस कहा गया। अब देखिए ये सेंटर है ना, ये हो गया 0 0, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सेंटर से जो यहाँ तक का ये O है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, आपका C है, और जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है, इसको मैंने ए मान लिया। तो अब आपको यहाँ पर एक टर्म ध्यान में रखना है, और वो टर्म आपका क्या आएगा, तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, हम लोग इसको ई से डिनोट करते हैं। अब ई होता क्या है, तो ई का मतलब होता है कि यहाँ देख रहे हैं आप, फोकस से जो सेंटर तक का दूरी है सी, और जो मेजर एक्सिस का जब आप आधा कर देते हैं यानी कि ए, यही जो दूरी आएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को क्या कहा जाता है, इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। और जब ये वैल्यू, जो ये ई का वैल्यू है, ये 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन 1 से अगर ये कम आता है, यानी कि हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो सी बाई ए का वैल्यू है वो भी 0 से ज़्यादा आना चाहिए और 1 से कम आना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा जो कर्व बनता है इसी को हम लोग क्या कहा जाता है, इलिप्स कहा जाता है। तो ये आपको बेसिक जो आइडिया है वो लग चुका होगा कि इलिप्स बोलते किसको हैं, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं, अब इसी ई के आधार पर, अब अगर यही ई का वैल्यू आपका, ई का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, तो जो कर्व बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। यानी कि प्लेन के सीधा-सीधा अगर हम काटेंगे, चाहे वो कोन हो गया, चाहे वो सिलेंडर हो गया, वो हमेशा क्या बनेगा, एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आएगा आपको। उसी तरह से जब इस ई की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, क्योंकि अगला कंडीशन यही बनेगा, और ई अगर 1 के बराबर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। उसी तरह से जैसे ही आपका जो ई का वैल्यू है, एक बार आप लेस देन 1 ले चुके हैं, तो एक बार आप क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1 लेंगे, और जैसे ही ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। चलिए, तो इस सेंस में भी आप समझ गए हैं, क्योंकि इस सेंस में भी आपसे सवाल पूरी तरह से बन सकता है। चलिए, तो यानी कि अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और लाइन लिखा देते हैं, ताकि अब आपको ये भी समझ में आ जाए। अब देखिए, दरअसल पढ़ाते वक़्त मैंने ये लाइन पढ़ा दिया है, दोबारा से आपको रिवाइज़ करा देते हैं। दोबारा से आपको रिवाइज़ क्यों करा रहे हैं? देखिए, जो मैंने कोण लिया था, जब मैं आपको ये वाला पढ़ा रहा था, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कोण एक दूसरे का उल्टा लिया था। इसको क्या बोलते हैं? तो इनको क्या बोलते हैं आप? नेपी बोलते हैं, है ना? नेपी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो नेपी क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, आपको याद रखना है कि जब भी
जो 2 नैपी को जब भी कोई काटेगा, दोनों नैपी को जब कटिंग होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है आपको हाइपरबोला। क्या बोला मैंने? हाइपरबोला। तो जब दोनों नैपी कटता है, यानी कि जब दोनों नैपी कटेगा किसी एंगल से, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा हाइपरबोला, आपको याद रखना है। उसी तरह से जब भी बेस के पैरेलल कटेगा, मैंने ये तो समझा दिया, लेकिन अगर बेस के पैरेलल अगर कटता है, ठीक? कोई भी बेस के पैरेलल अगर आप काटेंगे, तो ये क्या दिखाई देगा बनता हुआ आपको? ये आपको हमेशा सर्कल ही बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, ई के टर्म में यानी इसेंट्रिसिटी के भी टर्म में आपसे सवाल बन सकता है। आपसे ऐसा भी सवाल बन सकता है, जैसे आपने इलिप्स देखा, तो इलिप्स में आपने फोकस का पोजीशन देखा, अगर वही फोकस का पोजीशन F1 और F2 बराबर हो जाता है, तो भी आपको ऐसा सवाल भी बन सकता है कि ये क्या बनेगा? तो सर्कल बनेगा, ठीक है? उसी तरह से आपको याद रखना है कि जो एक्सिस को काटेगा, ध्यान से समझिएगा, जो एक्सिस को काटेगा, अब ये एक्सिस को जो काटेगा, वो क्या बनाएगा? ये भी आपको मैंने समझा रखा है। तो एक्सिस को अगर काटेगा, तो ये एलिप्स बनता है। उसी तरह से आपको ये याद रखना है कि जो जनरेटर के पैरेलल होगा, जनरेटर के जो पैरेलल होगा, वो क्या कहलाएगा? तो देख लीजिए आपके पास क्या बन रहा है। बाकी सब तो मैंने बता दिया, एक ही छूट रहा है जो पैराबोला है। ये आपका क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा अगर जनरेटर के पैरेलल होगा तो। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे और साथ ही साथ एक बार मैं आपको जो डायग्राम है उसको भी रिवाइज़ करा देता हूँ। तो देखिए, एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए कि एक्सिस और जनरेटर क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको समझाया था पढ़ाते वक़्त कि अगर मैं एक कोन लेता हूँ, तो मान लीजिए ये मैंने एक कोन बना दिया। अब एक कोन का नीचे वाला जो होता है वो सर्कल होता है। तो देखिए, यहाँ से एक एक्सिस को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो आपका बना, ये आपका क्या कहलाता है? एक्सिस कहलाता है। उसी तरह से ये आपका क्या कहलाता है? तो यही आपका जनरेटर कहलाता है। ये जो आप नीचे की ओर देख रहे हैं, यही आपका क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, ठीक है? और एक चीज़ आपको और याद रखना है यहाँ से, वो क्या है कि आपको एपेक्स क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो वर्टेक्स दिख रहा है, यही आपका क्या कहलाता है? आपको एपेक्स कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जब भी आपका बेस के पैरेलल, यानी कि ये वाला जो आप देख रहे होंगे बेस के पैरेलल जब आप काटेंगे तो क्या कहलाता है? ये आपका सर्कल कहलाता है। उसी तरह से अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जो आपका एक्सिस है, एक्सिस कौन-सा है? ये वाला लाइन है। तो जब आप एक्सिस को काटेंगे, यानी एक्सिस की तरफ से काटेंगे, उसका भी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। वो क्या बनेगा? आपका इलिप्स बनेगा। और जैसे ही आप ये जो आपका जनरेटर है, जो मैंने आपको समझाया, ये वाला जनरेटर के पैरेलल अगर आप काटेंगे तो क्या बनेगा? ये आपका पैराबोला बनेगा। तो उस डायग्राम को भी एक बार देख लिया जाए। तो देखिए, ये रहा वो डायग्राम जो मैंने आपको पढ़ाते वक़्त बताया था। क्या-क्या बताया था मैंने? फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। देखिए, ये सर्कल है, तो सर्कल का मतलब आपको क्या होता है? बेस लाइन के पैरेलल। उसी तरह से आपको जब एक्सिस को हम काटते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आपका एक्सिस बीच में छुपा हुआ है। तो जब आप एक्सिस को काटते हैं तो क्या बन रहा है? इलिप्स बन रहा है। उसी तरह से जब आप जनरेटर के पैरेलल काटते हैं, ये देखिए ये आपका जनरेटर है, ये वाला मैं लिख देता हूँ जनरेटर। तो ये इसके अबाउट आप काटते हैं तो ये आपका क्या बनाता है? पैराबोला बनाता है, जैसा कि आपको मैंने उँगली से यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो बस आपको यही बात याद रखना है ना? तो इतने पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम्स में जो सवाल है उसको बना लेंगे। अब आइए बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है। आपसे कहा गया है कि जब भी सिलेंडर को कट किया जाता है फ्रॉम अ सेक्शन प्लेन इंक्लाइन टू द बेस, तो जो शेप बनता है वो क्या कहलाता है आपको? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसे हम एलिप्स कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि व्हेन द कटिंग प्लेन कट्स अ कोन एट एन एंगल एंड ऑल द जनरेटर्स आर कट ऑफ, तो फ्रॉम द कोनिक सेक्शन जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको इलिप्स कहा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप देखिए, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। आपको मैंने बता रखा है कि अगर हम जनरेटर देखिएगा, आपसे क्या कहा गया है कि जब भी कटिंग प्लेन को कट किया जाता है, ठीक है? कोन को किसी एंगल पे, और जो सभी जनरेटर्स होते हैं, वो दोनों के दोनों कट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है? जो कोनिक सेक्शन बनता है, वो आपको इलिप्स कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ें। आपसे कहा गया है कि जब भी किसी कोन को कट किया जाता है बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स कर्व लाइन, तो उसका जो कोनिक सेक्शन फॉर्म होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको पैराबोला कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, मेजर और माइनर एक्सिस आर फॉर्म्ड कहाँ पर होता है? इलिप्स। और इलिप्स की सारी बातें मैंने आपको लिखा दी है। चलिए, तो ये था आपका इतने क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की सेशन की ओर।
अब आइए बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो अगला टॉपिक है मेरा प्रोजेक्शन और व्यू के बारे में देखेंगे। चलिए, अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है पहले इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको मेरे बगल में डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है? आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में जब आप देखेंगे कि प्रोजेक्शन का मतलब अगर हम समझाने की कोशिश करें, तो किसी ऑब्जेक्ट का जब आप इमेज किसी प्लेन पर देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस ऑब्जेक्ट का जब लाइन ऑफ साइट से यानी कि जब आप आँख से किसी उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन को जोड़ते हुए किसी प्लेन पर, तो यही क्या कहलाता है आपको प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसा कि अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, है ना? आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन ऑफ साइट है यानी कि जो व्यक्ति है ये देख रहा है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट तो दरअसल कैसा दिख रहा है? क्यूबॉइड दिख रहा था ना, लेकिन जैसे ही हम इसके लाइन को केवल रिप्रेज़ेंट किए प्लेन के ऊपर, तब ये क्या बन गया आपको? तब ये आपको रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दिया। तो यानी कि यही कहना चाह रहा है, यानी कि आपसे अगर प्रोजेक्शन का डेफ़िनेशन सिंपल भाषा में पूछा जाए तो ये क्या है? तो ये कि किसी भी मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना है, कैसे किसी प्लेन पर बना सकते हैं? तो अगर हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनाते हैं, ठीक है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके आगे की बातों को देखते हैं और बढ़ते हैं। कि प्रोजेक्शन जो है, जो बेसिकली आपको एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, वैसे तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, है ना? तो वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का प्रकार होता है, लेकिन अभी हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि आपका जो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, उसमें आपसे क्या-क्या पूछा जाता है। तो देखिए, अभी हम लोग जो 3 प्रकार पढ़ेंगे, एक का नाम क्या है? सबसे पहला जो है आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से सवाल बनता है, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्शन को कैटेगराइज़ करना चालू करेंगे, तो आप मल्टीपल भाग में बाँट देंगे उसको, लेकिन उस तरह से एग्ज़ाम में आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है। आपको जो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है जिसमें आइसोमेट्रिक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पूछा जाएगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है? उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि जो डायमेट्रिक प्रोजेक्शन है, वो क्या होता है? उसी तरह से आपसे तीसरा पूछा जा सकता है कि जो ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन है, वो क्या होता है? आइए देखते हैं। देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करें, तो ये मान लेते हैं मेरा डेटम लाइन है। अब अगर हम डेटम लाइन से एक क्यूब को बनाते हैं, ठीक है? तो ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? ये एंगल आपको 30 डिग्री और इसको भी मैं कितना पर इंक्लाइन कर रहा हूँ? 30 डिग्री पर इंक्लाइन कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ? एक क्यूब को बनाता हूँ, तो जो क्यूब का जो मैं यहाँ पर एक्सियल एंगल लेने वाला हूँ, देखिए, यहाँ से मैं एक्सियल एंगल जो लेने वाला हूँ, यहाँ से जॉइन कर देते हैं और यहाँ से भी जॉइन कर देते हैं, ठीक है? उसी तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, अब अगर हम यहाँ पर एंगल को लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री रहा, ये भी एंगल 120 डिग्री रहा और ये भी एंगल कितना रहा 120 डिग्री रहा। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 3 जो एंगल है, यानी कि अगर आप 3 फेस देखेंगे क्यूब का, ऊपर का, इधर का और इधर का, तीनों जो है इक्वल एंगल प्लेन के साथ बना रहे हैं। और अगर आप नीचे की ओर देखेंगे, तो ये भी आपका कौन-सा एंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या कहलाता है? जहाँ पर 3 इक्वल एक्सिस होगा, आप देख सकते हैं अगर आप 1, 2 और ये 3 एक्सिस देख पा रहे हैं यहाँ से 1 ये हो गया 2 और यहाँ पर ये हो गया 3 तो ये तीनों एक्सिस से आप एंगल कितना बना रहे हैं? बराबर बना रहे हैं। तो इसी को आप बोलेंगे कि 3 इक्वल एक्सिस और 3 इक्वल एंगल हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम बदल देते हैं और बदल कर यहाँ पर 30 के बजाय अब हम कितना कर दे रहे हैं? तो यहाँ पर हम 30 के बजाय 15 डिग्री का निर्माण कर देते हैं और 15 डिग्री के बाद अगर मैं यहाँ पर 2 एंगल को बराबर कर देता हूँ, ठीक? 2 एंगल को मैंने बराबर कर दिया, 2 एंगल मैं ले लेता हूँ आपको देखिए, 2 एंगल मैंने कर दिया, एक तो 105 और 105 कितना हो गया? 100, 200 और 210 हो गया, तो अगला मैं कितना ले लूँगा? 150 ले लेता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा कि 2 इक्वल एक्सिस है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कितना है? 2 इक्वल एंगल है। यही आपका क्या कहलाता है? डायमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। उसी तरह से जब मैं यहाँ पर 105, 150 इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ पर अब मैं एक तरफ से 60 डिग्री कर देता हूँ, एक तरफ से इसको 30 डिग्री कर देता हूँ और यहाँ पर एंगल कितना ले लेता हूँ मैं? तो एक ले लेता हूँ मैं 150 ले लेता हूँ, 9 और 9 5 कितना हो गया? 240 हो गया
और 240 के अलावा एक और ले लेता हूँ कितना 120, तो कितना हो जाएगा 15-12 ठीक है 9 तिया 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों है वो कैसा हो गया अनइक्वल एंगल हो गया और एक्सिस से, और यहाँ पर भी क्या हो गया 3 जो है आपका अनइक्वल एंगल हो गया। तो यहाँ पर ऐसा वाला जो प्रोजेक्शन है वो क्या कहलाएगा आपको ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ और लिख भी देता हूँ। तो मैंने क्या-क्या कहा? आपसे कहा कि शुरुआत में जब आप आइसोमेट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 इक्वल एक्सिस आएगा आपके पास और साथ ही साथ 3 इक्वल जो एंगल आएगा इसी को आप लोग क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक, ठीक है? उसी तरह से आपको याद रखना है दूसरा क्या है? यहाँ पर 2 इक्वल एक्सिस होंगे और साथ ही साथ जब 2 इक्वल एंगल होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेट्रिक। उसी तरह से आपके पास 0 इक्वल एक्सिस हो जाएगा और उसी तरह से आपके पास 0 इक्वल एंगल्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे देखते हैं कि प्रोजेक्शन को हम लोग कैटेगराइज़ करके भी समझ लेते हैं। मैंने आपको अभी एक्सोनोमेट्रिक समझा दिया है, उसको तो याद रखना ही है। लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू व्यूज़ के हिसाब से हम देखेंगे क्योंकि यही आपको पढ़ना भी है, इसी से आपको सवाल भी बनेगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू अगर हम व्यूज़ को देखें, नंबर ऑफ व्यूज़ के हिसाब से अगर हम देखें, तब हम प्रोजेक्शन को कैसे क्लासिफ़ाई करेंगे? तो देखिए, आप लिख सकते हैं कॉपी में कि जो प्रोजेक्शन है, वो पहले तो 2 भाग में जो है क्वालीफ़ाई करेगा। कौन-कौन सा? सबसे पहला जो भाग होता है, उसको कहा जाता है सिंगल व्यू प्रोजेक्शन और अगर आप दूसरे वाले को देखेंगे, तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका मल्टी व्यू आएगा। अब अगर सिंगल व्यू की अगर हम बात करें, तो सिंगल व्यू का मतलब क्या होता है कि सिंगल व्यू प्रोजेक्शन में इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम 3D भी है और उसी तरह से अगर आप मल्टी व्यू की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है? इसका नाम 2D है। वहीं अगर बात करें कि सिंगल व्यू में कौन-कौन सा आएगा? तो सिंगल व्यू में आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आता है। उसी तरह से अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को फर्दर हम क्लासिफ़ाई करेंगे, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन 3 भाग में बँटता है। पहले को क्या कहा जाता है? पहले को कहा जाता है पर्सपेक्टिव, ठीक है? उसी तरह से दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को मैंने आपको अभी समझा दिया है, क्या कहा जाता है? एक्सोनोमेट्रिक कहा जाता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है और अभी ही आपने जो 3 देखा, उसी को कहा जाता है और तीसरा जो है आपका ऑब्लिक कहा जाता है। तो जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ये जो मल्टी व्यू है या फिर जो 2D रिप्रेजेंटेशन आप देखते हैं, ये किसमें टूटता है आपका? तो इसको जो है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहा जाता है। अब ये जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, यहीं से आपको ज़्यादातर सवाल दिखता हुआ बनेगा। अब ये कितने प्रोजेक्शन में बँटता है? तो यहीं पर आपको आता है पहला फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी समझेंगे, यानी जैसे-जैसे आगे बढ़ते चलेंगे क्लास में, आपको समझ में आता जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, उसी तरह से आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और इसी तरह से आपका फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो ये जो चार्ट है ना, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको बनाकर बिल्कुल याद कर सकते हैं क्योंकि वन लाइनर सवाल यहाँ से भी आपको बनता हुआ नज़र आएगा। अब आइए एक-एक करके समझते चलते हैं। तो सबसे पहला आपको समझा देते हैं कि ये आपके सामने क्या किसका एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ। अभी आपको मैंने जो पिक्टोरियल समझाया जो पहला है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, इसके बारे में आइए आपको पहले समझा देते हैं। देखिए, आप एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में क्या कहा गया है? तो ये डायग्राम आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है, जिसमें से कि आप तीनों डायमेंशन को एक ही व्यू में देख पा रहे होंगे। यानी कि जब भी हम 2D इलस्ट्रेशन करते हैं, मैंने बोला कि जब भी हम लोग 2D का इलस्ट्रेशन करते हैं, किससे? फ्रॉम 3D ऑब्जेक्ट से, तो यही मेरा क्या कहलाता है? पिक्टोरियल जो प्रोजेक्शन है, ये आपको कहलाता है। उसी तरह से पिक्टोरियल जो आपका व्यू होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है? तो एक रियलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है 3D ऑब्जेक्ट का, है ना? तो इसका एडवांटेजेस क्या हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप का इमीडिएट इंप्रेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन जो उसका ट्रू साइज़ेज़ है, उसको हम यहाँ पर चेक नहीं कर सकते हैं। अब उसी तरह से आपको मैंने बताया जो चार्ट है, उसमें मैंने आपको समझाया कि आपका जो 3D ऑब्जेक्ट है, सिंगल व्यू जो आप प्रोजेक्शन पिक्टोरियल देखते हैं, वो भी 3 भागों में बँटा है। कौन-कौन सा? पर्सपेक्टिव, एक्सोनोमेट्रिक और ऑब्लिक। तो एक्सोनोमेट्रिक तो मैंने आपको समझा दिया। अब आइए बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, वो क्या होता है? चलिए देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं
कि ये आपका प्लेन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? और ये लाइन को आप देखिए आके कहाँ मिल रहा है? सब एक ही पॉइंट पर मिल रहा है ना? तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है? तो लीनियर प्रोजेक्शन है जहाँ पर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है किस प्लेन में? तो ये आपको कौन-सा प्लेन कहलाता है? तो आपको पिक्चर प्लेन में इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। उसी तरह से इस प्रोजेक्शन में आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्टेड लाइन्स होते हैं या फिर विजुअल रे होता है, वो एक ही पॉइंट पर आकर आपको क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो जा रहा है। इसीलिए इसको कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, ठीक? और इसमें जब प्रोजेक्शन होता है, तो जैसे-जैसे जो ऑब्जेक्ट दूर होता है, जो अगर व्यूअर से ज़्यादा दूरी पर रखेंगे, तो वैसे-वैसे क्या होता जाता है, ऑब्जेक्ट आपका छोटा होता चला जाता है ना? इसके साइज़ में, ठीक? आप देख सकते हैं, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका अगर आप इमेज को देखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिख रहा होगा और जो इसका इमेज है, वो आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? छोटा दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह से जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, इसको इंजीनियर के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव व्यू आप बोलते हैं ना कि आपको किसी से राय लेना है, तो उसको पर्सपेक्टिव जानते हैं। आप उसको इम्प्लीमेंट थोड़ी कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर भी एग्ज़ैक्ट शेप और जो साइज़ है, वो रिवील नहीं हो पाता है ना? एग्ज़ैक्ट शेप और जो साइज़ होता है, वो रिवील नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका यूज़ इंजीनियर्स के द्वारा नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझ लेते हैं अपने आखिरी को, जो कि आपका क्या है? ऑब्लिक ड्राइंग एंगल है। अब आप ऑब्लिक का मतलब जानते ही होंगे, मैंने भी समझा रखा है आपको। आप जब भी अभी ड्राइंग को देख रहे होंगे, पिछली ड्राइंग में देखा होगा, चाहे इस तरह के ड्राइंग में आपने देखा होगा। यहाँ पर क्या होता था और ऑब्लिक में क्या फ़र्क हो रहा था कि जो आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है, इसका मतलब ही क्या होता है? स्लैंटिंग। जैसे कोन में क्या होता है? ये लाइन तो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये वाला लाइन क्या हो जाता है? इंक्लाइंड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ना, अलग-अलग ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा, अलग-अलग एंगल यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। यानी कि जो प्रोजेक्टर्स होता है, वो परपेंडिकुलर प्लेन के नहीं होता है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के जो प्रोजेक्टर्स होता है, वो परपेंडिकुलर नहीं होता है। जो एक डायमेंशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो पैरेलल होता है हॉरिजॉन्टल का, ठीक है? इसीलिए जो फ्रंट फेस होता है, वो ट्रू शेप और साइज़ में दिखता है। लेकिन जो वर्टिकल होता है, ठीक है? जो दूसरा वाला जो होता है, वो वर्टिकल होता है हॉरिजॉन्टल के, और जो तीसरा होता है, वो एंगल अलग-अलग बनता चला जाता है। तो यानी कि अलग-अलग एंगल पे बना हुआ प्रोजेक्शन ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ये आपको बस याद रखना है। अब आइए देखते हैं कुछ और चीज़ों को। आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है। तो प्रोजेक्शन का मतलब मैंने आपको अभी शुरुआत में ही समझाया था कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब लाइन ऑफ साइट से स्ट्रेट लाइन को खींचा जाता है और उससे प्लेन पर जो प्रोजेक्शन होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया जाता है प्लेन के ऊपर स्ट्रेट लाइन के प्रोजेक्शन से, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रोजेक्शन कहा जाता है। लेकिन व्यू का मतलब क्या होता है? जब हम उसी ऑब्जेक्ट को अलग-अलग एंगल से उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यानी कि आप टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं और उसके बाद जो है साइड व्यू ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? व्यू। और आइसोमेट्रिक का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, क्या होता है? आइसोमेट्रिक का मतलब मैंने समझाया कि जहाँ पर 3 इक्वल एक्सिस और 3 इक्वल एंगल्स होते हैं, उन्हीं को हम आइसोमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। तो अब हम डिफरेंस समझेंगे कि प्रोजेक्शन और व्यू में, यानी आइसोमेट्रिक के टर्म में अंतर क्या होता है, ये आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, जब आपको आइसोमेट्रिक व्यू की बात करें, तो यानी कि ये आपका क्या होता है? ये आपका बेसलाइन या फिर आपका डेटम लाइन होता है, जहाँ से जो 3 एक्सिस होती हैं, वो बराबर होती हैं और 3 एक्सिस में तीनों एंगल भी क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। तो देखिए, ये आपका क्या हो गया? इसी को आपको क्या कहते हैं? इसको आप आइसोमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। और जब इस एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा जाता है, तो एक लाइन इधर से खींच देते हैं, एक लाइन इधर से खींच देते हैं। ये क्या हो गया आपका? इसी को आपको कहा जाता है आइसोमेट्रिक लेंथ कहा जाता है। अगर इतनी बातें समझ गए हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, आइसोमेट्रिक ये क्या कहलाता है? ये लाइन कहलाता है और इस लाइन का जो लेंथ है, यानी कुछ तो लंबाई आएगा ना, तो इसको क्या कहा जाएगा? उसको आइसोमेट्रिक लेंथ कहा जाता है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, तब दोनों के बीच में अंतर समझ लेते हैं। जो आपका आइसोमेट्रिक व्यू होता है, आइसोमेट्रिक व्यू को हम किस पर ड्रॉ करते हैं? तो ये हमारा एक्चुअल स्केल पर ड्रॉ होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन होता है ना, तो एक्चुअल स्केल तो मिलेगा नहीं, और अभी-अभी आपको मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस भी क्रिएट करके पूरे एग्ज़ाम्पल के साथ समझाया। ये आपका एक्चुअल स्केल पे ड्रॉ किया जाता है और ये आपका किस स्केल पर ड्रॉ किया जाता है? तो आइसोमेट्रिक जो स्केल है, उसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका आइसोमेट्रिक व्यू होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है कि जब भी लाइंस को पैरेलल ड्रॉ किया जाता है आइसोमेट्रिक
एक्सिस के साथ, तो जो ट्रू लेंथ होता है वो हमको मिल जाता है ना? जैसे ये वाला लाइन इसके पैरेलल खींचेंगे तो हमको कैसा लेंथ मिलेगा? यहाँ पर ट्रू लेंथ हमको मिलता है। लेकिन अगर हम आइसोमेट्रिक स्केल से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में खींच रहे हैं, तो यहाँ पर कितना टाइम्स छोटा मिलता है? तो √2/√3 टाइम्स जो है वो हमको छोटा दिखता है। अब इसको आप निकालेंगे तो ये 1.414 होता है और ये 1.732 होता है। तो इसको जब आप एप्रॉक्स करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है, 0.816 टाइम्स जो होता है ये एक्चुअल लेंथ होता है। यानी कि अगर ये 1 होगा तो ये इसका लेंथ कितना आएगा? 0.8 के आसपास ये आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में अंतर, और ये अंतर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये था आपका आज का इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन। रेगुलर मेंटेन करते रहिए, पढ़ते रहिए। इस पर भी हम लोग एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे और इस तरह से आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो आपका एएलपी का पूरा सिलेबस है, जो बेसिक साइंस और बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस का सिलेबस है, वो भी खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से रख सकते हैं।